Hello everyone, welcome to Aspect Vision. Today we are going to start Introduction to Civil Engineering. So today we will cover these topics in this lecture. This is the first lecture and basically the course is useful for BTech third semester students, those who are in those who are studying in Bihar engineering colleges. For them they are useful course. तो फर्स्ट इज आपका हम लोग आज स्टार्ट करेंगे मॉड्यूल 1, जो कि आपको एक सिविल इंजीनियरिंग जो इंजीनियरिंग का ब्रांच है उसके बारे में हम जानेंगे. इंट्रोडक्शन मीन्स व्हाट, व्हेनेवर वी इंट्रोड्यूस विद समवन, क्या हम किसी को जान रहे हैं, समझ रहे हैं कि वो क्या है, उसके बारे में जानना समझना, दैट इज़ इंट्रोडक्शन. तो हम सिविल इंजीनियरिंग के बारे में जानेंगे कि सिविल इंजीनियरिंग क्या है, क्यों पढ़ना है सिविल इंजीनियरिंग, इसका आपका आगे फर्दर फ्यूचर क्या स्कोप होगा इस प्रोफेशन में जाने के बाद. तो इन सब के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे. सो द टॉपिक विल बी कवर्ड इन दिस लेक्चर इज कि आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग आएगा कि सिविल इंजीनियरिंग है क्या. इंफ्रास्ट्रक्चर इज द टर्म विच इज ऑल्सो रिलेटेड टू सिविल इंजीनियरिंग. तो इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है एंड बेसिक्स ऑफ सिविल इंजीनियरिंग एंड सिविल इंजीनियरिंग ब्रॉड डिसिप्लिन. सिविल इंजीनियरिंग एक इंजीनियरिंग का ब्रांच तो है, बट उसका अदर्स सिविल इंजीनियरिंग का भी एक डिसिप्लिन है. इसमें भी बहुत सारे डिसिप्लिन हैं, जैसे आपका हो गया स्ट्रक्चरल इंजीनियर होता है. जैसे आप एज ए सिविल इंजीनियर अगर कल को सिविल इंजीनियरिंग एक प्रोफेशन ऑप्ट करते हैं और आगे जाते हैं, तो इसमें भी अदर स्पेशलाइजेशन होता है. जैसे इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग हो गए, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग हो गए, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग हो गए, एंड ऐसे ही और भी डिसिप्लिन है इसके. तो हम उन सारे डिसिप्लिन के बारे में जानेंगे कि क्या क्या डिसिप्लिन आप आगे जाके एक उसमें स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं. फिर देना इम्पॉर्टेंस, हम क्यों पढ़ रहे हैं, इसका क्या इम्पॉर्टेंस है सिविल इंजीनियरिंग का, सिविल इंजीनियरिंग को पढ़ने से हमको क्या फ़ायदा है, हम क्यों पढ़ रहे हैं, तो उसके बारे में हम समझेंगे. फिर आप जब ये पढ़ रहे हैं, इसको ऑप्ट कर रहे हैं, इतना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं, इसका क्या फ़ायदा मिलेगा आपको, आप आगे जाके क्या काम करेंगे, आपका क्या करियर स्कोप होगा इसमें. तो इन सब के बारे में हम जानेंगे. ये था आपका ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट द लेक्चर, कि हम आगे का जो लेक्चर है उसमें क्या क्या चीज़ समझेंगे. एंड आई विल ट्राई कि मैं इसको इतने अच्छे से समझाऊँ, इतने लेमन लैंग्वेज में, और आपको रियल लाइफ एग्जांपल से रिलेट करके कि आपको इस पेपर को पढ़ने में इंटरेस्ट आए, आपको लगे, क्यूरियोसिटी आए कि हाँ क्या है, मज़ा आने लगे. ऐसा मैं ट्राई करूँगी, कोशिश करूँगी कि इसको आपको अच्छी तरीके से इस पेपर को प्रेजेंट कर पाऊँ. सो मूविंग अहेड, व्हाट इज़ इंजीनियरिंग. फर्स्ट ऑफ ऑल, इंजीनियरिंग इज़ द एप्लीकेशन ऑफ साइंस. मतलब जो भी हमारा नॉलेज है साइंस से रिलेटेड, उसको जब हम मैनकाइंड के लाइफ को बेहतर बनाने के लिए अप्लाई करते हैं, तो दैट इज़ नोन एज इंजीनियरिंग. ठीक है. सो सिविल इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग इज एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज ऑफ साइंस टू द बेनिफिट ऑफ मैनकाइंड इज इंजीनियरिंग. एंड इंजीनियर्स क्या करते हैं, इंजीनियर्स बेसिकली क्या करते हैं कि वो नए नए टेक्निक्स को, नए नए जो आने वाले टाइम में मटेरियल्स हैं, टेक्निक है, उन सब का इनोवेशन करते हैं और उसको हम लोग यूज़ करते हैं ताकि लोगों को फ़ायदा हो और लोगों की लाइफ इजी बने. सो दैट इज़ ऑल अबाउट इंजीनियरिंग. And what about civil engineering? Civil engineering basically provide facility to the people or to the public. It can be any kind. We can provide facility to government, businessmen, and factories. For any kind of facility, what we provide is known as civil engineering. So then this could be government facility, could be for business, industries like factories, shop floors and so on. तो हम जो भी फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं ह्यूमैनकाइंड और लोगों के लिए, वो फैसिलिटीज़ कैसे प्रोवाइड करेंगे, किस तरीके से प्रोवाइड करेंगे, दैट इज़ बाय डिज़ाइन, एनालिसिस. इट इंक्लूड एनालिसिस, प्लानिंग, डिज़ाइन, कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस. ये एक साइकिल है.
मतलब आप जैसे मान लीजिए एज एन सिविल इंजीनियर आपको क्या करना है कि सोसाइटी का नीड्स आइडेंटिफाई करना है कि लोगों की नीड्स क्या है, फिर उस नीड्स को हम लोग कैसे फुलफिल करेंगे, मतलब कैसे उसको मेकिंग, हाउ वी विल मेक इट हैपन। सो फर्स्ट इज एनालाइज, क्या करेंगे ना, एनालाइज करेंगे, फिर प्लानिंग करेंगे, फिर डिज़ाइन करेंगे, फिर कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस। सो एनालाइज का क्या मतलब हुआ कि हम लोग एनालाइज करने का मतलब ये है कि मान लीजिए आपने कोई स्ट्रक्चर बनाया, स्ट्रक्चर बनाने के बाद उसको डिफरेंट डिफरेंट लोड कंडीशंस में हम लोग देखेंगे कि वो कैसे बिहेव कर रहा है। हम जितना लोड के लिए उसको डिज़ाइन किए हैं या जितने साल के लिए डिज़ाइन किए हैं वो उस पर्टिकुलर पीरियड में या उस पर्टिकुलर लोड में फंक्शनल हो पा रहा है कि नहीं, या काम कर पा रहा है कि नहीं, दैट इज़ एनालिसिस। प्लानिंग इसके हम प्लान करेंगे कि मान लीजिए एक टास्क को हमको अकम्प्लिश करना है तो उसको डिफरेंट डिफरेंट फेजेस में डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में ब्रेक करके हम लोग उसको अकम्प्लिश करेंगे या फिर प्लानिंग करेंगे कि हम उसको कैसे एग्जीक्यूट करेंगे पूरा होल वर्क को डिफरेंट पार्ट्स में। देन डिज़ाइन, डिज़ाइन अगेन कि जो भी हम लोग स्ट्रक्चर बनाएंगे वो उसका डिज़ाइन किस तरीके का होगा, दैट इज़ नोन एज डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्शन। फिर अगेन उसको कंस्ट्रक्ट करेंगे, जो भी एनालाइज हो गया, प्लानिंग हो गया, डिज़ाइन हो गया, तो उसको अगेन उस स्ट्रक्चर को कंस्ट्रक्शन करना। देन आता है मेंटेनेंस। तो जैसे हम लोग बहुत सारा जो स्ट्रक्चर बनाते हैं, ब्रिज या फिर रोड, घर, बिल्डिंग्स जो भी बनाते हैं, हम मान लीजिए आपने उसको 100 ईयर्स के लिए या 50 ईयर्स के लिए जितने भी ड्यूरेशन के लिए बनाया है, उस ड्यूरेशन तक वो स्ट्रक्चर फंक्शनल हो या वो स्ट्रक्चर आपको सर्विस देता रहे, उसके लिए ज़रूरी है कि हम उसका मेंटेनेंस करें बीच बीच में, तब जाके वो उस ड्यूरेशन तक आपको सर्विस देता रहेगा। होता क्या है कि आपने एक बार कोई स्ट्रक्चर बनाया, कोई बिल्डिंग बनाई, ब्रिज बनाई, तो टाइम के साथ उसमें डिटोरिएशन होता है, तो उस डिटोरिएशन को रिस्टोर करने के लिए मान लीजिए बिल्डिंग ही है, उसी में सीपेज हो जाता है, क्रैकेज डेवलप होते हैं, या फिर रोड सड़क ही कहीं कहीं टूट फूट जाती है, तो उसको मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है ताकि वो एंटायर जो उसका लाइफ साइकिल है उसमें वो प्रॉपर सर्विस देता रहे। सो देन नेक्स्ट इज़ सिविल इंजीनियरिंग। आपको बेसिकली पब्लिक को बेसिकली जो भी हम लोग बेसिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, दैट फैसिलिटीज़ कम्स अंडर सिविल इंजीनियरिंग। सो दिस कुड बी एनी काइंड ऑफ फैसिलिटीज़ लाइक गवर्नमेंट फैसिलिटीज़, बिजनेस, इंडस्ट्रीज़ में जब हम फैक्ट्रीज, शॉप, फ्लोर्स ये सब बनाते हैं फॉर द जनरल पब्लिक, जैसे फॉर द जनरल पब्लिक जैसे ब्रिज, रोड, सीवरेज सिस्टम, वाटर सप्लाई सिस्टम, तो these all are the facility which we provides under the civil engineering. So the next is आप जो फैसिलिटीज़ है उसके एग्जाम्पल्स देखिए, जैसे क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं, क्या क्या फैसिलिटीज़ है। जैसे हाई राइज बिल्डिंग्स बनाते हैं हम लोग, फिर देन ऑफिस टावर, रेसिडेंशियल बिल्डिंग, फैक्ट्रीज, स्कूल, एयरपोर्ट्स, दीज आर दी examples of facilities. These are the facilities which we provide for transportations. We built bridges, tunnels, subway, and for वाटर सप्लाई के लिए किसी भी टाउनशिप में अगर हमको वाटर सप्लाई प्रोवाइड करना है तो उसके लिए हम लोग वाटर सप्लाई का पाइपलाइन बिछाते हैं, मतलब बनाते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं। फिर जो हमारे टाउन से वेस्ट वाटर निकलता है तो उसको हम लोग, क्योंकि वेस्ट वाटर जो भी आता है वो काफ़ी टॉक्सिक होता है, वो इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाता है, तो हम लोग उसको क्या करते हैं कि ट्रीट करके ही वेस्ट वाटर को डालते हैं वापस, सेंड इट टू एनवायरनमेंट। सो जो ट्रीटमेंट का जो प्रोसेस होता है उसके लिए जो प्लांट्स बनाए जाते हैं, ऑल दिस विल कम अंडर सिविल इंजीनियरिंग। सो नाउ द इंफ्रास्ट्रक्चर is again the basic facilities which we provide to the public. So the basic needs, किसी भी मान लीजिए देश को चलाने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए, इंस्टीट्यूशन को चलाने के लिए, सपोज ये आपको एक एग्जांपल के लिए बताऊं तो जैसे एक्सपेक्ट विजन है। एक्सपेक्ट विजन इज़ एन इंस्टीट्यूट
अब इस इंस्टीट्यूट को इस्टेब्लिश किया गया, तो इसको बेसिक क्या क्या नीड्स रिक्वायर होगी। इनको एक बिल्डिंग चाहिए जहाँ ये अपना सेटअप करेंगे, अपने ऑफिस के स्टाफ को बैठने के लिए। इनको फिर पानी चाहिए, तो इनको वाटर सप्लाई चाहिए, जो उसके लिए जो इनका इंटीरियर लोकल में जो वाटर सप्लाई का जो सिस्टम होगा, वहाँ से इस बिल्डिंग में इनको वाटर सप्लाई चाहिए। देन इनको मूवमेंट करने के लिए, आने जाने के लिए, इनके जहाँ जहाँ इनकी बिल्डिंग है वहाँ तक रोड होनी चाहिए। तो दीज आर दी बेसिक फैसिलिटीज़ जिसको हम लोग बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर। बिल्डिंग, रोड, आपका वाटर सप्लाई सिस्टम, वेस्ट वाटर सिस्टम, these all the basic necessity which we require for any kind of इंस्टीट्यूशन हो या कंट्री को भी ग्रोथ करने के लिए। मान लीजिए कि किसी विलेज में कोई क्रॉप उग रहा है, अनाज उग रहा है, तो उसको पहुंचाने के लिए एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे सेल करने के लिए हमको क्या चाहिए, रोड चाहिए। तो हम रोड जो बिल्ड कर रहे हैं दैट इज़ इंफ्रास्ट्रक्चर। कहाँ चला गया? So there are different type of infrastructure. First is transportation infrastructure, जिस वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमको ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी देती है, मूवमेंट की फैसिलिटी देती है, ताकि हम अ पर्सन कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। अपार्ट फ्रॉम इट, through that infrastructure, transport infrastructure, we can move commodities also from one place to another place. Like जो भी हम लोग एक प्लेस पे प्रोडक्शन करते हैं, क्योंकि हर जगह का अलग अलग, सपोज जैसे मान लीजिए झारखंड है, झारखंड का जो नेचुरल रिसोर्सेस है वो वैसा है, माइनिंग है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है। तो वहाँ स्टील इंडस्ट्रीज़ है, तो स्टील इंडस्ट्री वहाँ तो स्टील का प्रोडक्शन हो रहा है, लेकिन ऑल ओवर द कंट्रीज़ उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमको एक लार्ज नेटवर्क ऑफ रोड चाहिए होगा। दैट इज़ नोन एज, जो हम लोग रोड का कंस्ट्रक्शन करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर। मान लीजिए हमारे जो बिहार एक हलगांव, वहाँ पे NTPC है, तो वहाँ NTPC क्या कर रही है, पावर का प्रोडक्शन कर रही है। अब वहाँ तो प्रोडक्शन हो रहा है, लेकिन पूरे बिहार को चाहिए बिजली, तो कैसे जाएगा? तो हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसमिशन लाइन का कंस्ट्रक्शन करेंगे। टावर्स देखे होंगे आप लोगों ने, प्लेन एरिया में, हिली एरिया में बड़े बड़े टावर्स बनते हैं। एक तो होता है मोबाइल का टावर, जो आप ईजिली अपने लोकेलिटी में भी देख सकते हैं कि घर के ऊपर टावर्स लगा देते हैं मोबाइल का। दूसरा होता है कि आपको, जैसे हम क्या करते हैं कि रोड नेटवर्क्स बिल्ड करते हैं सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए। इन अ सेम वे इलेक्ट्रिसिटी को, एनर्जी को, पावर को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने के लिए हम लोग जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करते हैं दैट इज़ नोन एज इंफ्रास्ट्रक्चर। तो नेक्स्ट है आपका एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर। जी, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर। तो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर यही है कि जब हम एनर्जी को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफ़र करते हैं, दैट इज़ द बेस्ट एग्जांपल इज कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को 2018 या 19 में हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, उन्होंने बोला था कि 2022 तक हर घर बिजली पहुंचाना है। तो उसके लिए हमारे देश में जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करती है पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, पावर ग्रिड ने काफ़ी जगहों पे ट्रांसमिशन लाइन का कंस्ट्रक्शन किया, सो दैट उसके थ्रू ट्रांसमिशन लाइंस के थ्रू हम लोग एनर्जी, यानी कि जो बिजली है उसको हर जगह, देश के हर कोने में हम लोग पहुंचा सके। तो दैट इज़ एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर। देन फाइनेंशियल से इन अ सेम वे फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर, वाटर मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर वही है जो हम बैंकिंग सिस्टम डेवलप करते हैं। बैंक हमारे देश में जो भी बैंक्स हैं उनके लिए, उनको फंक्शनल करने के लिए, उनको प्रॉपर काम करने के लिए जो हम लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया उसको हम लोग बोलेंगे फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर। देन अगेन इज वाटर मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। तो वाटर मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या आएगा कि हम लोग क्या करते हैं, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई के लिए जो लाइंस
मतलब जो भी पाइपलाइन लगाते हैं दैट इज कम्स अंडर वाटर मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। सीवेज कलेक्शंस हो गया, एंड देन मल्टीपर्पज़ इरिगेशन सिस्टम। मल्टीपर्पज़ इरिगेशन सिस्टम का मतलब क्या हुआ कि जो हम लोग कैनाल बनाते हैं इरिगेशन के लिए, उस कैनाल में हम लोग एक मल्टीपर्पज़ मतलब एक के अलावा जो मोर देन वन पर्पस हमारा फुलफिल हो। हमने एक चीज़ बनाया, जैसे एक कैनाल ही बनाया, तो उससे हमको इरिगेशन के लिए पानी तो मिल रहा है, उसके अलावा हमारा क्या हो रहा है कि उस वहाँ पे हमने कुछ नाव वगैरह चला दिया, शिप वगैरह नाव वगैरह चला दिया, तो लोग क्या हो रहा है, पर्यटक भी आ रहे हैं, देख रहे हैं। तो इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उसको बोलते हैं मल्टीपर्पज़ इरिगेशन सिस्टम। एंड मेजर फ्लड कंट्रोल सिस्टम्स, जो डैम्स वगैरह होता है दैट इज कम्स अंडर मेजर फ्लड कंट्रोल सिस्टम। देन नेक्स्ट है आपका इम्पैक्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ ऑन सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। तो अभी क्या है कि अगर आप मान लो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रहे हो तो उसका क्या इम्पैक्ट है, हम क्यों कर रहे हैं, उसके करने के एज एक कंट्री अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अच्छा कर लेता है, या एक कंट्री है जिसके पास अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो उन दोनों में क्या डिफरेंस होगा, क्या इम्पैक्ट होगा इंफ्रास्ट्रक्चर का एक कंट्री के डेवलपमेंट में। सो हियर द फर्स्ट पॉइंट इज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जनरेट स्कोप फॉर लॉट्स ऑफ इंडस्ट्रीज। देखो आप कोई भी इंडस्ट्रीज लगाओ, तो अगर आपके पास अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है तो उस इंडस्ट्री से जो भी प्रोडक्ट निकलेगा, जो भी बनेगा, उसको सेल करने के लिए, उससे वेल्थ उसका प्रॉपर कंजम्पशन हो, उसके लिए ज़रूरी है कि वो जो प्रोडक्ट निकल के आ रहा है इंडस्ट्री से, वो उसके कंजम्पशन के लिए उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके और कम कॉस्ट में पहुंचाया जा सके। उसके लिए हमको क्या होगा कि अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। और इनफैक्ट उस इंडस्ट्रीज़ में जो भी हम लोग प्रोडक्ट बनाएंगे, उसके लिए भी, उस इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए भी हमको एक बिल्डिंग चाहिए, एक स्ट्रक्चर चाहिए जिसमें हम लोग उस इंडस्ट्री को सेटअप करेंगे। तो बेसिकली क्या होता है कि स्कोप बढ़ाता है इंडस्ट्रीज़ डेवलपमेंट का। अब इंडस्ट्रीज़ डेवलपमेंट के स्कोप बढ़ने से क्या 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 मीनिंग है, क्या क्यों हम इंडस्ट्रीज़ बनाने से हमको क्या फ़ायदा है कि हम इंडस्ट्रीज़ बनाने से क्या होगा कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो लोगों का वेल्थ अच्छा होगा। अगर वेल्थ अच्छा होगा तो फिर बेसिक जो फैसिलिटीज़ है, नेसेसिटीज़ है, वो लोगों को अच्छी मिलेगी, उसका क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव होगा और ऐसे ओवरऑल नेशन का डेवलपमेंट होगा। तो उस देश में, उस सोसाइटी में, उस सिटी में काइंड ऑफ प्रोस्पेरिटी आएगी और लोग बेहतर ज़िंदगी जी पाएंगे। सो दैट्स वाई हमको क्या है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना चाहिए। और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से हमारी जो सामाजिक और आर्थिक स्थिति है वो इस तरीके से इम्पैक्ट होती है। तो देन है आपका इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट बिकम ईजी। इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट, किसी भी चीज़ को एक जगह से दूसरे जगह ले आना वो हमारा इजी हो जाएगा अगर हमारा रोड अच्छा रहेगा, ब्रिजेस अच्छे रहेंगे, तो उसके लिए हमारा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट अच्छा होगा। एंड देन है आपका इम्प्रूव्ड एजुकेशन एंड हेल्थ केयर गिव राइज टू स्किल एंड हेल्दी वर्कफोर्स। एजुकेशन, अब बच्चों को स्कूल जाना है तो उसके लिए स्कूल चाहिए, तो उसके लिए अगेन वही बात हो जाती है कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, अच्छे अच्छे स्कूल्स होने चाहिए। तो वो कौन बिल्ड करेगा? सिविल इंजीनियर्स ही बिल्ड करेंगे ना स्कूल को। हॉस्पिटल कौन बिल्ड करेगा? सिविल इंजीनियर ही करेगा। अगर अच्छे हॉस्पिटल्स रहेंगे हमारे यहाँ पे तो उससे क्या होगा, लोगों का हेल्थ अच्छा रहेगा। तो अगर हेल्थ अच्छा रहेगा तो फिर क्या होगा कि उसके ओवरऑल लाइफ, अगेन वही है, क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव होगा। एडिशन टू वेल्थ एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द पीपल इज इम्प्रूव्ड। एंड देन नेचुरल क्लैमिटीज़ हो गया, नेचुरल क्लैमिटीज असिस्टेंट कैन बी एक्सटेंडेड, डिफेंस सिस्टम कैन बी इम्प्रूव। तो देखो वेल्थ तो हमने अभी जैसे बताया आपको कि अगर अच्छा नेटवर्क होगा, सपोज़ आप कोई क्रॉप ही उगा रहे हो और अगर अच्छी रोड फैसिलिटीज़ है उस एरिए में, तो वो कमोडिटी है कि ईज़िली एक जगह से दूसरे जगह ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा, तो वो अच्छे से ज़्यादा बिकेगा तो ज़्यादा लोगों के पास
पैसा आएगा। तो इस तरह से अच्छा जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो वेल्थ क्रिएट करने में हेल्प करता है। नेचुरल क्लैमिटी जैसे आपका बाढ़ आ गया, आपका देन अर्थक्वेक हो गया, इन सब चीज़ों में भी इंफ्रास्ट्रक्चर अगर आपके पास अच्छा है तो आप लोगों को वहाँ से इवैक्यूएट करने में आपको हेल्प होता है। जैसे बाढ़ ही आ जाती है तो हम लोग टेम्प्रोरी एक बाढ़ शरणार्थी के लिए एक टेम्प्रोरी स्ट्रक्चर डेवलप करते हैं जहाँ पे हम लोग उसको टेम्प्रोरी रख सकें, सो दैट उस बाढ़ अफेक्टेड एरिया के लोगों को। सो दिस ऑल्सो हेल्प इन नेचुरल कैलामिटी। देन इज़ डिफेंस सिस्टम। डिफेंस सिस्टम में भी डिफेंस सिस्टम भी इम्प्रूव होता है। क्यों, कैसे? देखो क्या होता है, बहुत सारे एरिया हैं जैसे नक्सलाइट एरिया है, खास करके आप छत्तीसगढ़ का नाम सुने होंगे, जहाँ पे मान लो जो भी नक्सलाइट की जो कहते हैं ना कि वो लोग जो भी गलत चीज़ें करते हैं या देश का जो पीस होता है वो उसको अनस्टेबल करने की कोशिश करते हैं, उनके जो भी मोटिव और ऑब्जेक्टिव रहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि अगर रोड नेटवर्क्स अच्छी है तो हमारी जो मिलिट्री है, हमारी जो पुलिस है, हमारे जो डिफेंस के लोग हैं वो ईजिली वहाँ तक पहुँच सकते हैं, उसको कैच कर सकते हैं और चीज़ों को कंट्री में पीस रखने में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इस तरीके से हेल्पफुल है। देन इज improve economical power of the country, brings a respectable status in the world, overall development of the country. So this तरीके से आप देखो कि हमारे एक कंट्री को कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अच्छा रहने से कंट्री को किस तरीके से हेल्पफुल होता है। देन व्हाट सिविल इंजीनियर्स डू। सिविल इंजीनियर्स का क्या काम है? अगर आप सिविल इंजीनियर बनते हो तो आप क्या करोगे? पहली चीज़ तो आपको क्या करना है कि ये देखना होता है कि आपको सोसाइटी को क्या ज़रूरत है, ठीक है। फिर उस ज़रूरत के हिसाब से आपको क्या करना है कि देखना है कि टेक्निकल और वहाँ आसपास में जो भी आपका रिसोर्सेस अवेलेबल है, रिसोर्सेस हो गया, इकोनॉमिकल हो गया, टेक्निकल और इकोनॉमिकल फिजिबिलिटी को ध्यान में रखते हुए सोसाइटी के नीड्स को फुलफ़िल करना है, ठीक है। तो टेक्निकल कहने का मतलब कि जो आपका तकनीक है, जो भी आपके पास अवेलेबल तकनीक है या जो आपके पास एंड ऑफ द डे जो भी आप सर्विस देते हो उसके लिए पब्लिक को पैसा पे करना है। ऐसा तो नहीं है कि आप फ्री में दे देगा, या गवर्नमेंट भी रोड बना रही है तो उस पर टैक्स ले रही है, आप गाड़ी खरीदते हो तो टैक्स पे करते हो, टोल टैक्स पे करते हो, तो एंड ऑफ द डे पब्लिक को पैसा पे करना है उस पर्टिकुलर सर्विस के लिए। तो जो भी आप चीज़ बिल्ड कर रहे हो उसमें जो पे करने वाला है वो ऐसा होना चाहिए कि वो इतना इकोनॉमिकल होना चाहिए कि लोग उसको अफोर्ड कर पाए। तो जो भी आप सोसाइटी के साथ कोऑर्डिनेट करोगे, सोसाइटी का क्या पहले रिक्वायरमेंट है वो फाइंड आउट करोगे और उस रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करने के लिए जो आपके पास अवेलेबिलिटी जो रिसोर्सेस है उस रिसोर्सेस के हिसाब से और उस पे जो खर्च आएगी, जो लागत आएगी, उन सबको ध्यान में रखते हुए उसको आपको बिल्ड करना है या उस सर्विस को, उस फैसिलिटीज़ को एज एन सिविल इंजीनियर आपको सोसाइटी को देना है, ठीक है। देन नेक्स्ट इज सिविल इंजीनियर्स आर कंसर्न विद द इम्पैक्ट ऑफ देयर प्रोजेक्ट्स ऑन द एनवायरनमेंट एज वेल एज पब्लिक। तो जब भी आप कोई प्रोजेक्ट्स कर रहे हो या जो भी आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रहे हो तो ऐसा करना है कि उसमें आपको ध्यान में रखना है कि इन्वायरमेंट को कैसे वो अफेक्ट कर रहा है, इन्वायरमेंट को, पब्लिक को। अब ऐसा नहीं हो कि आपने कुछ ऐसी चीज़ें बना दी, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा तो बना दिया लेकिन क्या है कि उसमें इन्वायरमेंट को बहुत नुकसान पहुंच गया। जैसे कभी कभी क्या होता है कि कहीं कहीं पे गवर्नमेंट रोड बनाती है, अब उस रोड को बनाने का कॉस्ट क्या होता है कि मान लो वहाँ पे बहुत डेंस फॉरेस्ट रहा हो, ठीक है। तो डेंस फॉरेस्ट की वजह से वहाँ पे क्या करेंगे, अभी सड़क बनाएंगे या कोई हमको इंडस्ट्री ही डालना है भारत सरकार को, तो क्या करेगी कि उस पूरे फॉरेस्ट एरिया को वो काट देगी, हटा देगी। अब क्या होगा कि अगर इतने ज़्यादा एक साथ पेड़ काटे जाएंगे तो उस जगह का जो क्लाइमेट कंडीशन है ना वो एकदम सडनली पूरा चेंज हो जाएगा। तो
इसीलिए हमको ये देख के कुछ भी प्रोजेक्ट्स या कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना है कि उस जगह का जो क्लाइमेट कंडीशन है वो एडवर्सली इफ़ेक्ट ना हो और जो पब्लिक है उसको भी बहुत अफेक्ट ना हो। मान लो जैसे कि कोई एग्रीकल्चर लैंड है, ठीक है, अब एग्रीकल्चर लैंड पे किसी ने बना दिया जाके, सॉरी, एग्रीकल्चर लैंड पे किसी ने बना दिया कोई इंडस्ट्री, तो अब वहाँ की पब्लिक उससे अफेक्ट हो जाएगी ना, क्योंकि वो ऑलरेडी वहाँ पे ऑलरेडी उनका एग्रीकल्चर का काम हो रहा था, एग्रीकल्चर लैंड है, तो उस जगह पे आप नहीं बना सकते इंडस्ट्री। उसके लिए आपको जो नॉन फर्टाइल लैंड है या जहाँ कम एग्रीकल्चर के लिए कम सूटेबल लैंड है वो आपको यूज़ करना है, ना कि वैसा लैंड यूज़ कर लेना है जो कि एग्रीकल्चर के लिए ऑप्टिमम है या अच्छा है। तो ये हुआ कि आपको क्या करना है, आप जो भी एज एन सिविल इंजीनियर आपको इन बातों का ध्यान रख के ही कोई भी प्रोजेक्ट और कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना है जहाँ पे पब्लिक और एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा नुकसान ना पहुँचे। देन इट हैज़ अ ब्रॉड डिसिप्लिन। इसके बहुत सारे सिविल इंजीनियरिंग के ब्रांच के बहुत सारे डिसिप्लिन हैं, जैसे आपको शुरुआत में इंट्रोडक्शन के टाइम में बताया था, इट हैज़ मेनी डिसिप्लिन लाइक जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, एंड देन उसके बाद आपका वो एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, इट हैज़ सो मेनी डिसिप्लिन। तो जब आप जैसे आगे आगे सेमेस्टर में जाओगे, बिकॉज आप अभी एकदम इनिशियली थर्ड सेमेस्टर के बच्चे लोग हो आप लोग, तो आप लोग अभी शुरुआत में ही हो, तो जैसे जैसे आगे आपका सेमेस्टर्स पड़ेगा इसके सारे डिसिप्लिन आप पढ़ पाओगे। अभी जब आप एक बार ग्रेजुएट हो जाओगे सिविल इंजीनियरिंग में, तो लेटर ऑन इसके जो अदर्स डिसिप्लिन है उसमें आप स्पेशलाइज हो सकते हो। जैसे मास्टर्स इन स्ट्रक्चरल इंजीनियर एमटेक करते हैं कुछ लोग स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में, तो वो बेसिकली स्ट्रक्चरल इंजीनियर बनते हैं, वो स्ट्रक्चर में स्पेशलाइजेशन हो जाते हैं। तो इट हैज़ मेनी डिसिप्लिन। Then again, construction of residential, commercial and industrial building of rural and urban areas। तो क्या है कि आप एज एन सिविल इंजीनियर क्या करते हो, रेसिडेंशियल बिल्डिंग भी बनाते हो लोगों के लिए, इसके बाद आप कॉमर्शियल बिल्डिंग मतलब ऑफिसेस, इंस्टीट्यूट जो भी है, देन उसके बाद आपका इंडस्ट्रियल बिल्डिंग जो इंडस्ट्रीज रूरल हो या अर्बन हो सब जगह के लिए एज एन सिविल इंजीनियर आप ये बिल्डअप करते हो। देन टाउन एंड सिटी प्लानिंग करना भी सिविल इंजीनियर का काम होता है। कोई भी टाउन है, सिटी है, जैसे आप देखना अपने से, जैसे चंडीगढ़ है वो एक प्लान्ड सिटी है। प्लानिंग करने का यहाँ पे क्या मतलब है, टाउन और प्लान्ड सिटी, जमशेदपुर है वो भी प्लान्ड सिटी है। तो सिटी में चीज़ें क्या होती है कि ऐसे बहुत सारे शहर होते हैं कि अनप्लान्ड होते हैं। अनप्लान्ड होने की वजह से क्या है कि उनका सीवरेज सिस्टम सही नहीं होता है। जैसे हमारा पटना में ही है 2000 एग्जैक्टली तो मेरे को याद नहीं, 18-19 में बहुत ज़्यादा बाढ़ आ गया था। तो अगर प्रॉपर प्लान सिटी होता है, कहाँ से रोड नेटवर्क्स निकलना है, कहाँ कॉलोनीज़ रहेंगी, कहाँ से सीवरेज सिस्टम निकलेगा, कहाँ वाटर सप्लाई होगा, तो ये सब चीज़ें अगर प्रॉपर सही से सही लोकेशंस पे रहती है, सही तरीके से ऑर्डर में रहती है, तो क्या होता है सिटी जो होती है बेसिक फैसिलिटीज़ जो होता है लोगों को वो अच्छी मिलती है। सिटी साफ़ सुथरा रहता है, अच्छा रहता है, उसका एस्थेटिक व्यू इन्हांस होता है और लोगों को प्लीजिंग टाइप का एनवायरनमेंट मिलता है। तो एज एन सिविल इंजीनियर आप किसी टाउन को प्लान कर सकते हो या किसी सिटी को प्रॉपर प्लान कर सकते हो। देन नेक्स्ट इज़ आपका कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, रेलवेज, एयरपोर्ट। तो एज एन सिविल इंजीनियर आप रोड बनाते हो, रेलवेज बनाते हो, एयरपोर्ट्स बनाते हो, एंड देन उसके बाद आपको कंस्ट्रक्शन फॉर डैम फॉर प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर एंड फ्लड कंट्रोल। तो अभी हमने आपको इतना बता दिया है, पहले भी आई थिंक ये सारे पॉइंट ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर दिए हैं, बट फॉर दैट आपको एग्ज़ाम में लिखना है तो मैंने ये चीज़ पॉइंट्स करके यहाँ पे दे दिए। बाकी मैंने एक्सप्लेन सब कर दिया है, आप एक बार पढ़ लेना सारे पॉइंट्स को तो आपको समझ में आ जाएगा। देन द नेक्स्ट इज़ हिस्ट्री ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। तो जैसे हम मानवों का भी एक इतिहास है, एक इवैल्यूएशन का क्रम है कि कैसे कैसे मानव ह्यूमंस का इवैल्यूएशन हुआ, वैसे ही ये जो फील्ड है सिविल इंजीनियरिंग
इसका भी कैसे कैसे धीरे धीरे क्रमिक विकास हुआ उसके बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे और समझेंगे कि इसका हिस्ट्री क्या है, कैसे ये फील्ड ग्रो किया पीरियड ऑफ टाइम में, एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम में कैसे कैसे आगे बढ़ा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखो कि जैसे ही इंसान ने रहना शुरू किया स्टार्टिंग में, तो पहले क्या था कि पहले ज़माने के लोग, जैसे आप एक केव्स देखो, केव्स ऑफ भीमबेटका, हिस्ट्री में अगर पढ़ोगे तो वहाँ पे कि 30,000 ईयर पहले वहाँ पे एक पेंटिंग मिला था। तो उस पेंटिंग से हम लोग ये एक अनुमान लगा सकते हैं कि प्रोबेबली जो लोग हैं अपने आप को बचाने के लिए इन्वायरमेंटल के हार्श कंडीशन से, या जो उनके एनिमीज़ होते थे या जो एनिमल्स होते थे उन सब से बचाने के लिए वो एक शेल्टर में जाते थे। और वो जो शेल्टर होता था वो होता था उनका केव्स, बहुत एंशियंट टाइम में। तो पहला जो इनहैबिटेंट था वो जो ह्यूमंस के लिए वो था केव्स के तौर पे उन्होंने अपने आप को केव्स का इस्तेमाल किया था अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए और बचाने के लिए। तो ये एक आपका अभी भी एमपी में है केव्स ऑफ भीमबेटका, जिसको एंशियंट टाइम में लोग रहने के लिए यूज़ करते थे। देन एक आप मेघालय में देखोगे लिविंग ब्रिज है, कम ट्रांसपोर्ट के लिए नदी के ऊपर जो पेड़ होते हैं उनके रूट्स ही निकल के ऐसे ऐसे मतलब एक तरफ से दूसरे तरफ इस तरीके से उसका अरेंजमेंट हो गया है, नेचुरली मेड है कि वो एक ब्रिज का काम करे, एक पैसेज दे रही है लोगों को एक तरफ से दूसरे तरफ जाने के लिए। तो वो आप एक देखो लिविंग रूट ब्रिज ऑफ मेघालय, अगर आप मेघालय जाओगे तो ये अभी भी है। मैं 2020 या 21 में मैंने विज़िट किया था, तो मैं यहाँ पे गई हूँ। तो ये एक ब्रिज है जो नेचुरली मेड है। तो आप ये समझ सकते हो कि लोगों को ये देख के भी आइडिया आया होगा कि हम लोग एक जगह से दूसरे जगह या फिर कहीं नदी है या कोई ऑब्स्टिकल है उसको क्रॉस करने के लिए हम ऐसे ब्रिजेस भी बना सकते हैं आर्टिफिशियल। सो उन्होंने यहाँ से मोस्ट प्रोबेबली डिस्कवर किया होगा ब्रिज बनाने का आइडिया। सो ये एक नेचुरल ब्रिज का एग्जाम्पल है। देन नेक्स्ट है देखो टाउन प्लानिंग और सिटी प्लानिंग। एज एन इंजीनियर आपको टाउन प्लानिंग भी करना है और सिटी प्लानिंग भी करना है। तो अभी आप देखो कि यहाँ पे एंशियंट टाइम में मतलब हिस्ट्री में टाउन प्लानिंग कैसे होता था, सिटी प्लानिंग कैसे होता था। तो टाउन प्लानिंग का एक बेस्ट एग्जांपल है मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा सिविलाइजेशन में जो मोहनजोदाड़ो जो था वो कैसा था। वो आप देखो कि ये किस तरह के से एक ऑर्गेनाइज्ड एंड प्लान्ड सिटी था। एंड यहाँ के जो स्ट्रीट होते थे वो एकदम प्रॉपर वेल पेव्ड स्ट्रीट थे। उसके बाद इन्होंने सीवरेज का भी बहुत अच्छा मतलब प्लान कर रखा था। और जो ये होता है प्रेसिपिटेशन, जो वर्षा का पानी होता है उसको भी प्रॉपर डायरेक्शन देने के लिए इन्होंने प्रॉपर ड्रेन बना रखा था। तो ये आप एक देख सकते हो कि एंशियंट टाइम में भी लोग जो है टाउन को अच्छे से प्लानिंग करते थे। देन इज जो सांची स्तूपा है आपका, ये एक आपका सबसे ओल्डेस्ट स्ट्रक्चर है। इसमें आप देखो कि पत्थर जो होता है मतलब पहले ज़माने में लोग कैसे कंस्ट्रक्शन करते थे। तो इसमें आप देख सकते हो कि जो स्टोन्स होता था उसको कैसे डिफरेंट शेप में कट्स किया गया है। जैसे ये देख लो आप, हाँ जैसे यहाँ पे देखो ये स्टोन से बना हुआ है स्तूपा। तो इसमें स्टोन्स को भी देखो डिफरेंट पीसेस में अलग अलग शेप में कट करके इसको असेंबल किया गया है। तो ये एक आपका हिस्ट्री में मतलब पहले ओल्डेस्ट टाइम में आज से करीब 3rd सेंचुरी का है ये, हमको लगता है 3rd सेंचुरी में सांची स्तूपा बनाया गया था। तो कैसा स्ट्रक्चर बिल्ड किया जाता था, तो स्टोन्स का कैसे यूज़ किया गया है इसमें आप देख सकते हो। हालांकि ये जो स्ट्रक्चर है इसको रीडिज़ाइन किया गया है, बट हम इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पहले किस तरह के स्ट्रक्चर
बनते थे। देन आपको एज एन इंजीनियर के कोई अगर इंजीनियर बनना चाहता है, खास करके सिविल इंजीनियर, तो उनके अंदर क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए? आप अगर इस सिविल इंजीनियरिंग के फील्ड में आना चाहते हैं तो आपके अंदर क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, उसके लिए मैंने 2-4 पॉइंट दिए हैं। ठीक है, लोग आसपास को देख लेते हैं कि बगल वाले भैया ने ये किया है, उसने ये किया है, किसी तीसरे ने ये किया है तो हम भी करेंगे, बट अपने आप से भी थोड़ा कहते हैं ना आत्म साक्षात्कार करना चाहिए। तो आप एक बार अपने आप से आत्म साक्षात्कार करना, इट्स माय एडवाइस, कि अगर आप सिविल इंजीनियर बनना चाहते हो तो आपके अंदर क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। इसके लिए 2-4 पॉइंट्स दिए हैं, ये बहुत सिंपल हैं, आप पढ़ लेना, मैं ऐसे ही थोड़ा बहुत बता देती हूँ कि अगर प्रॉब्लम सॉल्विंग करना अच्छा लगता है, अगर आपको पहले बात तो प्रॉब्लम सॉल्विंग करने का जो इंटेंट है वो कहाँ से आएगा, जब आपको प्रॉब्लम अफेक्ट्स करेगा, जब आप लोगों को, आप इतने सोशली अवेयर हो, आप देख रहे हो आसपास बहुत सारे लोग होते हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनका अपना लाइफ है, अपना चल रहा है जैसे चल रहा है, बट हाँ एज अ होल, एज अ सोसाइटी आपको लगता है कि आप कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हो सोसाइटी को, सोसाइटी का लाइफ बेटर बनाना चाहते हो, लोगों के लाइफ को अफेक्ट करना चाहते हो, इम्पैक्ट करना चाहते हो, और उनकी प्रॉब्लम से आपको फ़र्क पड़ता है और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हो, अगर वो इंटेंट है तो प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड होना चाहिए, नई नई चीज़ें जानने की इच्छा होनी चाहिए, आपके अंदर क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि आप नई नई चीज़ें जानें। तो अगर आपको नई चीज़ें जानने का शौक़ है और आप क्रिएटिव माइंड सेट के हो तो आप इस प्रोफेशन में आ सकते हो। देन है आपका नेक्स्ट चीज़ कि आपका क्या मतलब करियर पॉसिबिलिटीज़ क्या है, आप एज एन सिविल इंजीनियर आपको कहाँ जॉब मिल सकता है, आपका आगे करियर कैसा रहेगा। ठीक है, तो इसमें एक तो है कि आपके गवर्नमेंट सेक्टर में आपको नौकरी मिल सकती है, गवर्नमेंट जॉब में। तो जैसे एक तो है सेंट्रल, हमारे यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट में जो सिविल इंजीनियर्स को हायर करती है गवर्नमेंट सेक्टर में, वो है CPWD, और स्टेट गवर्नमेंट में जो डिफरेंट लोक सेवा आयोग है वो भी इंजीनियर्स के रिक्रूटमेंट करते हैं। तो गवर्नमेंट हो गया आपको, एक तो स्टेट में जो लोक सेवा आयोग है, स्टेट के अंदर आप एज एन इंजीनियर रिक्रूट होते हो, और सेंट्रल में आप CPWD हो गया, UPSC लेती है, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस के तहत IES ऑफिसर की रिक्रूटमेंट करते। तो ये है आपका गवर्नमेंट में अपॉर्चुनिटी। इसके अलावा आप जैसे गवर्नमेंट के बहुत सारे कंपनीज़ हैं, महारत्न, नवरत्न, वो सब PSUs, पब्लिक सेक्टर जो है, उसमें भी आप, वहाँ भी आपको जॉब मिल सकता है। फिर देन बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ हैं, उसके अंदर आप डिज़ाइन कंसल्टेंसी एंड ऑपरेशन में आप जा सकते हो। जैसे बहुत सारे जो कंपनीज़ होती है वो कंसल्टेंसी सर्विस देती है इंडस्ट्रीज़ में, तो वहाँ पे आप एज अ कंसल्टेंट के तौर पे रिक्रूट हो सकते हो। देन इंजीनियरिंग मैनेजमेंट पॉलिसी एंड प्लानिंग, इंजीनियरिंग मैनेजमेंट, जैसे कोई भी कंपनी है, मान लीजिए L&T है, शाहपुरजी है, तो वहाँ पे जब कंस्ट्रक्शन होएगा तो वहाँ जो भी मटेरियल्स आएंगे उसको प्रॉपर मैनेज करना, या फिर उसको कब कौन सी चीज़ें होएंगी, काम का कौन से स्टेज में कौन सा काम एग्जीक्यूट होना है, किस टाइम पीरियड में, उन सबको मैनेज करना, ध्यान करना। कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट भी एक आपका डिसिप्लिन है सिविल इंजीनियरिंग का। तो वो मैनेजमेंट जो होता है उसमें इंजीनियरिंग मैनेजमेंट के फील्ड में भी आपको आप काम कर सकते हैं। एंड देन पॉलिसी में क्या है कि जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर का जो प्रोजेक्ट होता है उससे लोग, पब्लिक बेसिकली अफेक्ट होती है, तो आपको कभी कभी क्या है कि आपको उस पर पॉलिसी भी बनानी पड़ सकती है। जैसे मान लीजिए कोई कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट चल रहा है, तो वहाँ क्या होता है कि जो लेबरर्स होते हैं, अनस्किल्ड और स्किल्ड और अनएजुकेटेड जो लेबरर होते हैं,
उनके जो ठीक है वो तो काम कर रहे हैं वहाँ पर, बट काफ़ी सारे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में क्या होता है ना कि महिलाएं लोग भी काम करती, तो महिलाओं के साथ मान लीजिए छोटे बच्चे हैं, तो अब वो तो काम कर रही हैं वहाँ पे, लेकिन उनके बच्चों का क्या होगा, उनको क्या फैसिलिटीज़ मिलेगी। और कंस्ट्रक्शन का जो साइट होता है वो बहुत अच्छा तो नहीं होता, हजार्डस ही होता है, तो उन बच्चों के लिए उनको कैसे टेम्प्ररली अच्छा एनवायरनमेंट मिले, एजुकेशन मिले, फिर उनको उस जो एनवायरनमेंट में, जो हजार्डस एनवायरनमेंट से कैसे दूर रखें और महिलाएं काम भी कर सकें, इन सब चीज़ों से रिलेटेड आप पॉलिसी भी बना सकते हैं। या एनवायरनमेंट को मान लीजिए कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट से एनवायरनमेंट में जो डिटोरिएशन आ रहा है या एनवायरनमेंट को जो एडवर्स इफेक्ट पड़ रहा है, उससे हम कैसे एनवायरनमेंट को बचाएं, उससे रिलेटेड भी आप पॉलिसी बना सकते हैं। तो ये आप पॉलिसी और प्लानिंग में भी जा सकते हैं। फिर आपका क्या होता है कि जैसे जितना भी कंस्ट्रक्शन मटेरियल होता है ना, बहुत सारी कंपनी क्या करती है, जैसे मैं आपको बताऊं एग्जांपल के लिए पावर ग्रिड, तो वो ट्रांसमिशन लाइन बना रही है, लेकिन जब वो कहीं पे ट्रांसमिशन लाइन बनाएगी तो वहाँ का जो सॉइल है उसका टेस्टिंग कराती है। तो ऐसा होता है कि अब वो खुद नहीं करना चाह रही है क्योंकि उसके पास और भी काम है, तो वो अदर्स से किसी ऐसी कोई कंपनी होगी या किसी को हायर करेगी जो उसको वो टेस्टिंग करके दे। तो आप एज अ टेस्टिंग भी मतलब कंसल्टेंसी के तौर पे जो भी मटेरियल का टेस्टिंग वगैरह का भी जॉब एज अ सिविल इंजीनियर को, सिविल इंजीनियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। फिर एक होता है एजुकेशन, जैसे अभी हम पढ़ा रहे हैं, आप सिविल इंजीनियर हो, आपने कुछ नॉलेज गेन किया, आपको आगे पास ऑन करना है, तो आप टीचिंग लाइन में भी आ सकते हो, एजुकेशन में ला सकते हो, प्रोफेसर बन सकते हो गवर्नमेंट कॉलेज में, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में, या जैसे फ्रीलांसिंग भी कर सकते हो। आजकल तो बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, तो लोग ऐसे भी पढ़ाते हैं। देन R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जैसे धीरे धीरे पहले क्या होता था, आज से 20 साल पहले जो कंस्ट्रक्शन में जो मटेरियल्स यूज़ होते थे वो अलग तरह के होंगे। मतलब अभी भी बेसिक मटेरियल तो सेम ही है, बट इसके अलावा जो एस्थेटिक व्यू होता है बिल्डिंग का, जो बिल्डिंग की ब्यूटी होती है, खूबसूरती होती है, उसको बढ़ाने में ना मटेरियल में जो इवेल्युएशन हुआ है डे बाय डे, जो नई नई चीज़ें निकल के आई हैं, नए नए मटेरियल्स निकल के आए हैं, उन्होंने बहुत रोल प्ले किया है। तो वो कहाँ से आ रहे हैं, R&D करने से ही आ रहे हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट से। जैसे ब्रिक का मान लो, ब्रिक हम लोग पहले क्या करते थे, सॉइल से बनाते, जो कन्वेंशनल मेथड था ब्रिक बनाने का। फिर बाद में क्या हुआ कि जितने थर्मल पावर प्लांट है उसमें से एसेस निकलते थे, तो उस एसेस को रीयूज़ करने के लिए, ताकि एनवायरनमेंट पे एडवर्स इफेक्ट ना पड़े, हम लोगों ने क्या किया, एसेस ब्रिक बनाना शुरू किया। तो वो कहाँ से आया, R&D से ही आया होगा, रिसर्च ही किया होगा कि हाँ भाई हम अगर एसेस के ब्रिक बनाएंगे तो वो ब्रिक जो कन्वेंशनल ब्रिक है उस ब्रिक के कंपैरिजन में हमको कितना स्ट्रेंथ दे रहा है, वो कितना सूटेबल है, सेफ है, तो वो हम कहाँ से जानेंगे, R&D से ही जानेंगे। तो आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जा सकते हैं। देन एक होता है जियोलॉजिस्ट। जियोलॉजिस्ट तो जो आपका ज़मीन के नीचे की जो लैंड के नीचे का जो सिचुएशन होता है उसको एग्जामाइन करते हैं जियोलॉजिस्ट लोग। तो दीज आर दी पॉसिबिलिटीज़, ये एक पॉसिबिलिटीज़ है और फील्ड है जिसमें आप एज एन सिविल इंजीनियर अपना करियर बना सकते हैं। देन नेक्स्ट है आपका इंस्पिरेशनल प्रोजेक्ट्स। जैसे कुछ इंस्पिरेशनल प्रोजेक्ट है, मतलब आइकॉनिक बिल्डिंग है आर्किटेक्चर के फील्ड में, जो जिन्होंने बहुत ही ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत फेमस है। जैसे आपको बुर्ज खलीफा हो गया, द चैनल टनल, पाम आइलैंड ट्रायलॉजी, इनके बारे में आपको खुद पढ़ना है, ये आपका होमवर्क है। आप इसके बारे में पढ़ो, देखो, आप खुद से थोड़ा, वो होता है ना कि क्यूरियोसिटी, वो आपकी खुद की क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि आप जानो इसके बारे में, तो आप खुद इसके बारे में पढ़ना। नेक्स्ट है आपका इंस्पिरेशनल इंजीनियर्स। तो कुछ इंजीनियर्स हैं जिन्होंने इस फील्ड में बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन किया है। जैसे हमारे जो विश्वेश्वरैया सर हैं, ये इनके नाम पे हमारे पटना में बिल्डिंग भी है, विश्वेश्वरैया भवन। तो इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में बहुत ही रिमार्केबल कंट्रीब्यूशन दिया है हमारे कंट्री में।
तो इनके बारे में तो हर इंजीनियर को, जिसको भी इंजीनियरिंग के फील्ड में आना हो, खास करके सिविल इंजीनियर्स को पढ़ना ही चाहिए। ये बहुत ही आपको पढ़ के बहुत ही पॉजिटिव फील होगा और बहुत मोटिवेशन आएगा इस सब्जेक्ट को आगे पढ़ने के लिए, इस फील्ड में काम करने के लिए, कंट्रीब्यूट करने के लिए। तो आप इन तीनों के इंजीनियर्स के बारे में पढ़ लेना, और ये जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो कंस्ट्रक्शन हुए हैं, जो बिल्डिंग्स हैं, इनके बारे में आपका ये होमवर्क है, आप ये खुद से करना। थैंक यू। दिस इज़ ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ सिविल इंजीनियरिंग।